गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपके कितने यूनिट है, किस यूनिट में क्या चैप्टर है, उसमें अपन क्या पढ़ने वाले, इनकी बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज मैंने आपको कहा था सबसे पहले अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज अपना बुक के अकॉर्डिंग NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 नंबर चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। चैप्टर का नाम है आपके कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बात करते हैं कि भाई कोशिका क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। देखिए सुनिए आप कि सबसे पहले कि मानव क्या है, मानव हो या कोई पादप हो, ठीक है, सभी ये जटिल जीवों का जो संपूर्ण शरीर होता है, जैसे अपनी बात करें तो अपना शरीर बहुत ही जटिल है। ठीक है, ये बहुत सारी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? करोड़ों कोशिकाएं, करोड़ों अरबों कोशिकाएं अपने शरीर में पाई जाती है। और कोशिका ही जीव की क्या है, प्राथमिक संरचना। किसी भी जीव का जो निर्माण होता है तो कोशिका के द्वारा। तो कोशिका जीव की क्या है, प्राथमिक या प्राइमरी संरचना है। कोशिका जीव की क्या है, आपके प्राथमिक संरचना है, जीव की प्राथमिक संरचना है, प्राथमिक संरचना है। और इसके आगे बात करें अपन कि भाई जैविक संरचना व कार्य की विभिन्नता के अनुसार क्या होता है, समस्त कोशिकाएं अपने को विशेष कार्यों के लिए क्या करती है, परिवर्तित करती है। ये कोशिकाएं होती है वो सब अपने अपने कार्य के लिए परिवर्तित करती है। ठीक है, और आगे जाकर देखो एक चीज़ सुने कि अपने शरीर में क्या होती है, कोशिका जो होती है वो कार्य करती है। कोशिका बहुत सारी समान कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने शरीर का सिस्टम होता है। उसके बाद हम बात करें कि सजीव कोशिका जो भी होती है उनके अंदर कोशिका है वो आनुवांशिक गुणों के संवाहक गुणसूत्र भी स्थित होते हैं। वे कोशिका में से क्या हो, देखो सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका में क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण जो होते हैं। अनुवांशिक गुणों को वाहक कौन है, गुणसूत्र को होता है ना। अनुवांशिक गुण जो होते हैं, माता पिता, आपने पढ़ा होगा, आपके 10th क्लास में तीसरा चैप्टर था जेनेटिक्स का, अनुवांशिकी का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि माता पिता जो संतान में गुण आते हैं उनको वाहक कौन है, गुणसूत्र होते हैं। कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं में क्या अनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, DNA स्थित होता है, इसलिए इसे जीवन का क्या कहता है, मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। किसे DNA स्थित होता है, इसे क्या कहा जाता है, जीवन का मास्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। किसको, DNA को। देखिए एक चीज़ सुनिए, 3 चीज़ें सुनी होगी आपने, गुणसूत्र, DNA और जीन। तीनों का कार्य एक ही है, अनुवांशिक पदार्थों का वहन करना। अनुवांशिक पदार्थ मतलब माता पिता से जो गुण बच्चे में आ रहे हैं, जैसे माता के या पिता के बाल कर्ली है, घुंघरालू है तो बच्चे की भी होंगी। माता पिता की बुरी है तो बच्चे की भी होंगी। माता पिता हाइट कम है, बच्चे की भी कम होगी। ठीक है, हाल चाल, बोल तरीका, सब वैसे गुण मिलते हैं। तो ये इनके लिए 3 चीज़ें जिम्मेदार होती है, गुणसूत्र, DNA और जीन। देखिए शरीर के केंद्र में होता है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, गुणसूत्र। कैसे धागेनुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहते हैं उसे, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के खंडों को क्या कहा जाता है, DNA। क्या कहते हैं, DNA। और गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र आपको पता अपने कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। आपको पता है 2 लिंग गुणसूत्र महिलाओं में XX होते हैं, पुरुषों में XY होते हैं। उसके बाद DNA जो है आपके, ये अपने शरीर में 2.2 मीटर लंबा होता है। 2.2 मीटर लंबा धागेनुमा संरचना होती है आपके। और जीन अपने शरीर में 25,000 से 30,000 पाए जाते हैं। ठीक है, और तीनों ही आनुवांशिक इकाइयाँ हैं। तीनों का कार्य क्या है, आनुवांशिक पदार्थों के परिवहन में मदद करना है। ठीक है, ये तो होगी जानकारी, सामान्य सी जानकारी हो गई भाई क्या है क्या नहीं है। इसके आगे देखिए मैं आपको थोड़ा विस्तृत लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पॉइंट जो है आपको मैं नोट्स है वो PDF के द्वारा दे दूँगा, भेज दूँगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किताब के अकॉर्डिंग ही आते हैं, किताब में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किताब के अकॉर्डिंग बताओ, लेकिन अब स्टार्ट किया है तो थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं कोशिका, क्योंकि बार बार आपको चीज़ें नहीं पढ़ने को मिलेगी इतना, ये तो आराम से पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं कि भाई कोशिका है वो प्रत्येक जीवधारी का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। सभी के अंदर कोशिका पाई जाती है और कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। मतलब किसी भी जीव की जो संरचना और कार्य करने की जो इकाई है वो क्या है, कोशिका होती है। इसके बाद में बात करें अपन कि भाई कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कि भाई कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, कोशिका विज्ञान में किया जाता है। कोशिका विज्ञान इसे क्या कहते हैं,
साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए कोशिका की और कोशिका के विभिन्न जो अंग होते हैं, अंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके कोशिका जीव विज्ञान में। देखिए एक है साइटोलॉजी, एक होती है आपके कोशिका जीव विज्ञान। ये तो क्या है? कोशिका विज्ञान। एक हो कोशिका जीव विज्ञान। देखो उसकी बात कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। कोशिका जीव विज्ञान देखिए ये क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या? देखिए कि भाई इसके अंदर कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, कार्यों व निर्माण का अध्ययन किया जाता है। व निर्माण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वे कोशिका के अंदर सिर्फ आपके क्या किया, कोशिका विज्ञान में सिर्फ कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जबकि सेल बायोलॉजी के अंदर, कोशिका जीव विज्ञान के अंदर कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, कार्यों का और निर्माण का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि भाई कोशिका का वास्तविक अध्ययन तो देखो आपको पता होगा, गैलीलियो ने सरल माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ प्रारंभ किया था। लेकिन सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय जो किससे जाता है, वो आपके वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक को जाता है। देखिए सुनिए आप कि भाई कोशिका विज्ञान जो शब्द है, साइटोलॉजी शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए साइटोलॉजी, या देखो मैं यहाँ लिख दिया कोशिका विज्ञान, हम इंग्लिश में साइटोलॉजी लिखूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, फिर भी देख लीजिए एक बार। तो साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान शब्द का शब्द जो है वो किसने दिया था? वैज्ञानिक हुए थे हर्टविग। क्या नाम था उनका? हर्टविग थे। ठीक है, हर्टविग ने सबसे पहले क्या दिया था? आपके कोशिका विज्ञान शब्द दिया था। यदि देखो और एक चीज़ हो जाए, पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, कोशिका की खोज तब तो किससे, क्या नाम लोगोगे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी कब? 1665 में। अब एक आगे और भी महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या हुआ था। देखिए सुनिए कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 के अंदर एक सरल माइक्रोस्कोप, उस समय क्या है आपके सामान्य प्रकार की सूक्ष्मदर्शी थी। ठीक है, सरल माइक्रोस्कोप द्वारा कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन किया। कॉर्क मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम अपने घर पे ये तेल के टीन होते हैं, तो उनके ढक्कन या जो आपके कांच की बोतल हुआ करती जिसमें केरोसिन रखा करते थे, तो क्या करते थे लोग? लकड़ी के टुकड़े काट के उसके ढक्कन जैसे साइज उसको डाल देते थे, उसे बोलते कॉर्क। ऐसे लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ऐसे बना के कुछ उसके अंदर ऐसे डाल देते थे लोहे के टीन के अंदर, ये लकड़ी का टुकड़ा। तो ये लकड़ी का टुकड़ा जो होता है उसे बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो इस कॉर्क का उसने क्या किया? सेक्शन कट किया। क्या सेक्शन कट? देखिए एक चीज़ सुनिए, बायोलॉजी के अंदर सेक्शन कट का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। क्या होता है? किसी चीज़ को काटना। दो चीज़, जैसे मान लीजिए ये कॉर्क है, दो टुकड़े लिए कॉर्क है, लकड़ी के टुकड़े जो पादप से काटने के बाद अलग हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, निर्जीव कोशिका है पादप की। ठीक है, तो ये कॉर्क जो है इसको दो तरीके से काट सकता हूँ। एक तो मैं इसको ऐसे काटूँ खड़ा, और एक इस प्रकार से काट सकता हूँ। बायोलॉजी के अंदर सेक्शन कट मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार। इस प्रकार से जो आपके काटा जाता है इसे कहा जाता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य कट या अनुदैर्घ्य काट। इंग्लिश में बोलते हैं एल एस सेक्शन। एल का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल, एस का मतलब सेक्शन। एल एस सेक्शन मतलब इस प्रकार से। ठीक है, जैसे भिंडी को कट करते हैं इस प्रकार से खड़ा, और एक होता है आपके इस प्रकार से, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। अनुप्रस्थ काट या हिंदी में कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसफर सेक्शन। किसी चीज़ को ऐसे काटना इस प्रकार से। मान लीजिए आप गाजर है, आपने सोच से काटते, गाजर मूली को सलाद के रूप में ऐसे कट करते हैं, और ऐसे खड़ा कट करें मिर्च को, भिंडी को, तो क्या है? एल एस सेक्शन। तो इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का सेक्शन अध्ययन किया। सेक्शन में छोटा सा टुकड़ा काट के उसका अध्ययन किया, और इन्होंने सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखा तो इन्होंने क्या दिखा? निर्जीव, जैसे कोई निर्जीव जगह होती है उसमें खाली वो स्थान दिखाई देता है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, उस प्रकार के इनको ऐसे स्थान दिखाई दिए थे। ठीक है, और इन्होंने इस निर्जीव बॉक्स या कोष्ठ को क्या कह दिया? हुक ने कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? ये जो ऐसे गोलाकार संरचना दी, हुक ने इसको क्या कह दिया? कोशिका या सेलुला कहा था। कोशिका, और इंग्लिश में क्या कहा था? सेलुला। ध्यान रखना इस चीज़ का। शुरुआत में कोशिका को सेल नहीं कहा जाता, सेलुला कहा था इसने। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि भाई रॉबर्ट हुक ऐसे व्यक्ति थे जो कोशिकाओं को देखने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने देखा क्या था? एक्चुअल में मृत कोशिकाओं को देखा था। किसको देखा था? ये मृत कोशिका थी। कोक क्या है? मृत संरचना होती है। तो एक्चुअल में इन्होंने देखा क्या था? मृत कोशिकाओं को देखा था। और मृत कोशिकाओं को केवल किसको देखा था? सिर्फ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दिखाई दी, बीच में खाली था ना, तो ये कोशिका भित्ति दिखाई दी। तो यदि एक कोशिका की खोज किसी रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन एक्चुअल की बात करें तो इसने क्या देखा था? एक्चुअल में इसने कोशिका को, निर्जीव कोशिका को देखा था, और कोशिका भी किसकी? कोशिका भित्ति को देखा था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से ध्यान रखना है।
तो एक्चुअली में इन्होंने क्या देखा था, निर्जीव कोशिका देखा था। और कोशिका की भी क्या देखी थी, कोशिका वृद्धि कब देखी थी, 1665 में। किसके द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। और इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने इन कोशिकाओं का जो चित्र है अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, उसके अंदर इसका वर्णन किया था, माइक्रोग्राफिया के अंदर। ध्यान रखना, इतना डिटेल नहीं है आपकी किताब में, फिर भी नॉलेज के लिए ध्यान रखें, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के अंदर इस चित्र का वर्णन कर रखा है कि मैंने इस प्रकार का चित्र देखा था। ये कब प्रकाशित हुई, ये 1665 के अंदर किताब प्रकाशित हुई थी। क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका, जो ठीक है, कोशिका चित्र अपनी पुस्तक कौन सी, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया था। तो ये जानकारी होगी सिंपल सी कोशिका। कभी यदि क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका की खोज का श्रेय कैसे जाता है, तब तो रॉबर्ट हुक आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा, आपको क्या पता होना कि इसने कोशिका भित्ति को देखा था और मृत कोशिका को देखा था। और किसके द्वारा अध्ययन किया था, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद अपन बात करें, और अपने से भी कह सकते हैं, इन्होंने पतली झिल्ली के रूप में खोखले स्थान देखे, जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार की संरचना इसको दिखी थी, ठीक है। और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। बल्कि एक्चुअल में क्या थी, ये कोशिका भित्ति थी। और कोशिका कैसी थी, निर्जीव थी। फिर आपको पता है कोशिका सजीवों की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये बात हो, अब इसके आगे बात करते हैं कि वे फिर सजीव कोशिका को किसने देखा था, उसकी बात करते। देखिए देखिए, अब बात आती है सजीव कोशिका देखो, तो उसका श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये बात है 1674 की, ठीक है। कि भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका में किसको देखा था, इन्होंने जीवित कोशिका को देखने का जो श्रेय जाता है, या एक्चुअल में अपनी कोशिका खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका कौन सी, देखिए उसकी बात करते हैं। इन्होंने किसको देखा था, जीवित कोशिका रूप में इन्होंने देखा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम लोग है जीवाणु, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, ये पैरामीशियम, यूग्लिना, आपने नाम सुना ना, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के संघ के सदस्य हैं। शुक्राणु, शुक्राणु भी क्या है, कोशिका है, ठीक है। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, 10th में पढ़ा होगा आपके सेकंड चैप्टर में, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं इत्यादि को इन्होंने क्या अपने खुद के द्वारा एक निर्मित माइक्रोस्कोप थी उसके द्वारा देखा था। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने का जो श्रेय है वो किससे जाता है, ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। और इन्होंने क्या किया आपके, ठीक है, अभी बात होगी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। और इन जीवित कोशिका को देखने के बाद इसको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया इन जीवित कोशिका को, एनिमल क्यूल नाम दिया था। कि जीवित कोशिका को क्या नाम दिया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमल क्यूल नाम दिया था। अब देखिए, तो आपसे पूछ ले, जीवित कोशिका को देखने का श्रेय किसे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका को देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि क्वेश्चन आया कोशिका की खोज किसने की, तब रॉबर्ट हुक ही आएगा। अब देखिए अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, ठीक है। कि भाई ये तो अपने कोशिका की सामान्य जानकारी हो गई कि भाई कोशिका की खोज किसने की, कब की, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है वो कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र से जीव बनता है। अब देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें अपन, देखिए मैंने आपको कल भी कहा था ये फादर ऑफ वाला वर्ड आएगा और आपको याद भी करने होते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी या ऐसे हिंदी में कहें आपके कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, फादर ऑफ साइटोलॉजी। मैंने आपको बताया था ये उपाधि किसको दी जाती है, जनक की, जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बताता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी को किसे कहा जाता है, आपके रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को जाता है। और फिर इसके आगे बात करें अपन फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न मतलब नए तरीके से इसको और डेवलप करने का श्रेय, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है सीपी स्वानसन। ये वैज्ञानिक भी पढ़ेंगे, सीपी स्वानसन। और उसके बाद बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारत के अंदर सबसे पहले बताने वाला या सबसे ज़्यादा बताने वाला, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है,
AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये क्या है, इसकी जानकारी होगी सबके बारे में। अब देखिए अपन इसके आगे बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। अब अपन आते हैं, ठीक है, कि भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करते हैं। उसके बाद अपन कोशिका सिद्धांत की भी बात करेंगे, क्या किसने दिया। ठीक है, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका की बात करते हैं कि भाई पादप कोशिका की खोज किसने, पादप कोशिका के क्या महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होगी आपको बतानी होगी, आपके नॉलेज के लिए जरूरी, वो भी बता दी जाएगी आपको। तो अपन पादप कोशिका को जंतु कोशिका में अंतर पढ़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं। एक तरफ लक्षण लिख लेते हैं, ठीक है, एक तरफ पादप कोशिका की बात कर लेते हैं, पादप कोशिका हो गई, और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अपन जंतु कोशिका। पहला लक्षण है कोशिका भित्ति। कि भाई पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में सबसे जो बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहर जो पादप की सुरक्षा का कार्य करता है, क्या होती है, कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति आपके जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो यहाँ लिख देता हूँ अनुपस्थित, क्या, कोशिका भित्ति। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ मैं, दूसरे पॉइंट की बात करें, हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक, आपको पता है हरित लवक किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित। ठीक है, इसके बाद में बात करें रसदानी, वैक्यूल। ठीक है, रसदानी अपन पढ़ेंगे 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जो आपके खाद्य पदार्थों को स्त्राव करने वाली खाद्य रिक्तिका, इनके बारे में बात करेंगे अपन। रसदानी क्या होती है, इनमें उपस्थित होती है और बड़ी होती है। और पादप कोशिका आपको जंतु कोशिका में पाई जाती है, रसदानी क्या होती है, छोटी होती है। इसके बाद में बात करें तारक केंद्र। तारक केंद्र अपन, इसके बाद अपन कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उसमें तारक तंतु बनते हैं जिसकी वजह से कोशिका विभाजन होता है। तो ये पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके बाद में बात करें अपन केंद्रक। ठीक है, तो केंद्र क्या होता है, आपके दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या होता है, एक तरफ होता है, क्योंकि रसदानी पाई जाती है, रसदानी बड़ी होती है, रसदानी बीच में आ जाती है, इसलिए केंद्र एक तरफ खिसक जाता है, एक तरफ पाया जाता है। और जबकि आपके जंतु कोशिका में क्या होता है, दोनों तरफ पाया जाता है, क्योंकि छोटी रिक्तिका होती है ना, इसलिए दोनों तरफ। और इसके बाद में बात करें अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये सभी कोशिकाओं के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपके क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या क्या होती है, कम होती है। जबकि आपके जंतु कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन संख्या क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि जंतुओं को अपने भोजन की तलाश के लिए घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये ऊर्जा देने का कार्य करता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सामान्य अंतर हो गए। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखते हैं, इसके नामांक के चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो इसके चित्र भी आपके सिलेबस में है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के, कि पादप कोशिका है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है, जंतु कोशिका किस प्रकार की होती है, इसके नामांक के चित्र हैं, वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होती है, इसकी बात अपन नेक्स्ट पूरी बात हो गई अपनी। ठीक है, अब पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की अपन डायग्राम की बात करें कि भाई पादप कोशिका है वो क्या है, डायग्राम उसका कैसा होता है। ठीक है, देखिए उसकी बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं। कि वे सामान्य सी बात करते हैं पादप कोशिका की अपन। ठीक है, कि पादप कोशिका किस प्रकार की संरचना होती है, पादप कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, देखिए उसकी बात करते हैं। कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उसकी बात करेंगे, देखिएगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं पादप कोशिका का। ठीक है, आज अपन पादप कोशिका का डायग्राम बनाएंगे, कल जंतु कोशिका की बात करेंगे। कि भाई कल आज पादप कोशिका की बात हो रही है, कल जंतु कोशिका के बारे में बात करेंगे
कि वे जंतु कोशिका का डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो वो डायग्राम इतना महत्वपूर्ण है जितना कि अपन को ये रिप्रेजेंट करना महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। एक्चुअल में क्या आपको ये डायग्राम लास्ट में बना के बताऊँ तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब बनाएंगे। देखिए क्यों, इसका रीज़न ये है कि जब अपन पूरे कोशिकांग पढ़ लेंगे, ठीक है, सभी के बारे में, हरित आपके माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र, सबके बारे में, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा कि अच्छा इसकी संरचना कुछ, और एक एक बार अपन इनकी पर्टिकुलर संरचना भी अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम है वो नेक्स्ट लास्ट क्लास में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस समय बनाएंगे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपन एक आपके महत्वपूर्ण संरचना उसको स्टार्ट करते हैं अपन, वो है आपके कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कि कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, फिर अपने एक और हेडिंग रहेगी प्रोकैरियोट यूकैरियोट, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ी सी जानकारी स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी कि कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, इसकी बात करते हैं। देखिए कि भाई कोशिका सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले कि भाई कोशिका सिद्धांत जो इसके बारे में आपके दो वैज्ञानिक थे, एक वनस्पति के थे, जर्मन के थे, एक क्या थे, प्राणी शास्त्र के थे, मतलब एक जूलॉजिक के वैज्ञानिक थे, एक बॉटनी के थे। तो जो आपके वनस्पति विज्ञान के थे दोनों क्या जर्मन से थे, जर्मनी के थे दोनों। ठीक है, जर्मन के वनस्पति के या बॉटनिलॉजिस्ट को एक ही बात है, उनका नाम है, जर्मन के वनस्पति के नाम है M.I. स्लीडेन, और जंतु विज्ञान के थे उनका नाम था जर्मन के प्राणी शास्त्री उनका नाम है T. स्वानसन अलग है, स्वान अलग है। इन्होंने सबसे पहले कोशिकावाद प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जर्मनी के वनस्पतिज्ञ M.I. आपके स्लीडेन, और आपके ये वैज्ञानिक थे आपके स्वान, जंतु विज्ञान के, ये क्या थे, जंतु विज्ञान के थे, जर्मनी के थे। ये बात कब दिया गया, तो आपके स्लीडेन ने 1838 में, और जो प्राणी शास्त्र 1839 के अंदर। तो ये 1838 से 1839, ठीक है, इसके मध्य आपके सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत क्या कहता था, देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार क्या है। भाई क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो जर्मनी के वनस्पति विज्ञान M.I. स्लीडेन 1838 तथा जर्मनी के प्राणी शास्त्र T. स्वान 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसके कुछ महत्वपूर्ण 3 अभिग्रहित है, 3 पॉइंट है, उनकी बात करते हैं। क्या चीज़ है उनकी, देखिए सुनिए कि इन्होंने सबसे पहले कहा था कि प्राणी तथा पौधों के शरीर कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए कोशिका क्या है, कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो शरीर की, प्राणियों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, आपके कोशिका होती है। पहला पॉइंट यही अभिग्रहित था कि वह शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, क्योंकि सभी जीवधारियों का शरीर किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद इन्होंने कई बात कही थी कि जो आपके जो उच्च प्रकार की जीवधारी, जो वेल डेवलप जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर प्रत्येक कोशिका क्या करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और एक इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही थी सबसे पहले कि इसके अंदर एक वैज्ञानिक का कथन आता है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो कथन है आपके कि भाई इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण क्या होता है, पुरानी कोशिका से होता है, कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। मतलब जो नई कोशिका बनेगी उसका निर्माण किस होगा, पुरानी कोशिका से होगा। तो इसमें अपन बात करते हैं कि इसमें रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उनका कथन बहुत ज़्यादा मान्य है। उनका नाम देखिए रुडोल्फ विर्चो, बहुत बार पूछा गया है कि रुडोल्फ विर्चो का कथन क्या है, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, कि रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ठीक है अपना एक कथन दिया था 1855 के अंदर। क्या कथन था, और उन्होंने ठीक है कि रुडोल्फ विर्चो ने अपना कथन दिया, तो उन्होंने कहा था कि पहले से जो मौजूद कोशिकाएं होती है या जो पुरानी कोशिकाएं होती है उससे क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्होंने अपने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक लाइन बोली, ठीक है, जो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही, वो सबसे ज़्यादा वही पूछी जाती है। वो लाइन थी आपके, यहाँ लिख देता हूँ, ओमिनस सेलुला ई सेलुला।
इसका मतलब होता है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। ये किसका कथन था आपके? ये कथन था रुडोल्फ विर्चो का। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें एक और चीज़ देखिए, कोशिका है वो जीव की आनुवंशिक इकाई भी होती है, ठीक है। और कोशिका क्रियात्मक है क्योंकि ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को संपन्न करती है। तो कोशिका जीव की क्या है? आनुवंशिक इकाई भी है। ये कोशिका जीव की क्या है? आनुवंशिक इकाई भी है। कोशिका जीव की आनुवंशिक इकाई भी है, आनुवंशिक इकाई भी है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दें, रुडोल्फ विर्चो का कथन था, एक वैज्ञानिक हुए थे नेगेली, के नेगेली, बहुत काम आएगा वैज्ञानिक जब हम फ्लोएम जाइलम पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। फ्लोएम जाइलम सब देने का श्रेय भी इनको ही जाता है। तो के नेगेली ने क्या कहा था? इनका दोनों कथन सेम ही है लेकिन एक फ़र्क है। इन्होंने क्या कहा था कि वे पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए फ़र्क क्या है। इन्होंने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने नई कोशिका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। इसने क्या कहा था कि वे पुरानी कोशिका के विभाजन, एक वर्ड क्या दिया? विभाजन। दोनों में ये फ़र्क है, इसलिए मैं साथ में लिख दिया। जबकि नेगेली का यहाँ कोई रोल नहीं, यहाँ ये कोशिका सिद्धांत खत्म हो गया, ठीक है। मॉडर्न सिद्धांत जो है इसको डेवलप करके आधुनिक कोशिका सिद्धांत, उसमें नेगेली का नाम आता है। तो इस दोनों में यही फ़र्क है कि वे पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि पुरानी कोशिकाएं जो है वो विभाजित होकर क्या करती है? नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये तो भाई स्लीडेन और स्वान ने सिद्धांत दे दिया, आपने बात कर ली। अब इसके बाद में क्या आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया, ठीक है। किससे? मॉडर्न कोशिका सिद्धांत दिया गया। वो किस वैज्ञानिकों ने दिया? कि विर्चो थे उसमें एक तो, ठीक है, और एक आपके नेगेली थे, एक आपके वान मोल थे। इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किए, इन्होंने भी सेम पॉइंट। अभी जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है ये आपकी कोशिका सिद्धांत के मॉडर्न पॉइंट भी हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था लेकिन मॉडर्न सिद्धांत जो पॉइंट है अपने साथ में कर रखे हैं, किताब में अलग से इसको मेंशन नहीं कर रखा है कि मॉडर्न सिद्धांत क्या है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कोई नया सिद्धांत पूछे ऐसा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम, लेकिन आप आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करेंगे, ठीक है, नेट में उसमें एक चीज़ें काम आती है। तो नया मॉडर्न सिद्धांत क्या करता है कि प्रत्येक जीव की संरचना क्रिया में क्या क्या कोशिका है, कोशिका जैविक उपापचय क्रिया करती है, इसलिए इसे एक आनुवंशिक इकाई भी कहा जाता है, ठीक है, जैविक क्रिया भी कहा जाता है। वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। ये सब बातें हो गई, ठीक है। ये जानकारी अपन ने अभी पढ़ लिए, पॉइंट से भी पढ़ लिए। कोशिका सिद्धांत के जो पॉइंट है ना, ये आपके नए कोशिका सिद्धांत में काम आते हैं, पुराने कोशिका सिद्धांत में मिलते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट अलग है, बाकी सेम पॉइंट, बाकी पॉइंट सेम ही है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, ठीक है, कि किस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। तो ये आपके नॉलेज के लिए बात करें कि भाई किस पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई कौन से किसके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करते हैं। देखिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। देखिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन पे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं हो, कहने का मतलब ये हुआ। अपवाद मतलब अलग, तो ये उन जीवों पे लागू नहीं होता जिनके अंदर कोई कोशिका नहीं पाई जाती। और इसका अपवाद क्या है? एक वायरस है, कि वायरस एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्या होती है? कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस क्या है? अकोशिकीय है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि ये अकोशिकीय, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ये जब तक शरीर के बाहर रहता है निर्जीव होता है, जब शरीर में जाता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें कोशिका ही नहीं है तो कोशिका सिद्धांत लागू कहाँ से होगा? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि देखिए वायरस के अलावा जो आपके बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, सब में केंद्रीय पदार्थ पाया जाता है, झिल्ली का भाग होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसलिए ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद नहीं है। सिर्फ वायरस ही कोशिका जीव का अपवाद है। कि वैसे तो अपन सिंपल बात करें तो आपके लेवल की बात करें तो आपको कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना गया? वायरस को, क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है, इसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। कोशिका और केंद्रीय पदार्थ को क्या होता है? अभाव होता है। तो वायरस को क्या माना गया है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। ये सामान्य जानकारी हो गई कि वायरस कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। अब इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है, ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। इनकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप तक एक बार यहाँ तक पढ़ना, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है, और जानकारी लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।
है।